So, hello everyone. Today I am going to explain the chapter gravitation from class 9th. So, before I start with the chapter, it is really important to know कि gravitation होता क्या है. अब ज़रा इस टर्म को हम साइंटिफिकली भी समझते हैं कि gravitation क्या है. सपोज करो कि एक स्टोन है, एक स्टोन एक हाइट से ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा है. एक स्टोन है वो हाइट से फॉल कर रहा है और वो ग्राउंड की तरफ आ रहा है. ठीक है ना बेटा. जब ये स्टोन हाइट से आएगा तो क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी ना विद टाइम इंक्रीज करेगी. अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी ज़रूर होगी उसके अंदर. ठीक है ना. तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगी. ठीक है. तो एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फॉल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन भी उसमें, वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है ना. और हमने क्या पढ़ा था, हमने तो अपने सेकंड लॉ ऑफ, जो न्यूटन्स के लॉज थे उसमें जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है तो वो तब तक एक्सेलरेट नहीं कर सकता अगर उसके ऊपर फोर्स ना लगे. तो इस केस में स्टोन कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, मैं आपको स्टोन का जो एग्जांपल दे रही थी, स्टोन इज एक्सेलरेटिंग. तो हाउ या हु इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन दिस स्टोन. यहाँ पर जो फोर्स है ना, दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ. और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं. ठीक है ना. तो अभी हम क्या सीखेंगे, तो ये तो आपको ग्रेविटेशन के बारे में पता चल गया. नाउ आई विल स्टार्ट विद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नाउ आई विल हियर एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बेटा ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. दे ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे. ठीक है. तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करूं, कैसे कर सकते हैं, पहले तो चलो एक छोटी सी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज करो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या ले लेते हैं हम, m2 ले लेते हैं. ठीक है ना. मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. सपोज करो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में अगर हम देखें, ये इनका क्या है, इनके बीच में ये डिस्टेंस है, दैट इज r. तो ये फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो F इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, F इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2. और ये जो फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं, दे आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर of a distance between them. Force is directly proportional to masses and it is inversely proportional to the square of a distance between the two objects. Okay? अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कोरिलेट करें, सो ये सपोज करो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है, 2 है. तो कहना है राइट हियर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर. कैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए मुझे अगर यहाँ पे इक्वल लेकर आना है, याद रखो हमेशा ऐसी टर्म्स में हमें कुछ कांस्टेंट देना पड़ता है. यहाँ पे मैंने सपोज कांस्टेंट दिया कैपिटल G, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे फोर्स क्या है, ये F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स. m1 m2 क्या है, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. अब ये G क्या है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. यहाँ पर जो G है ना, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू ना हमेशा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करती. आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, G की वैल्यू हमेशा सेम रहती है और वो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर. इसकी यूनिट्स मैंने यहीं से बनाए हैं. अगर मैं G को लिखूं, आई कैन राइट G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. F को किस में लेते हैं, न्यूटन में,
डिस्टेंस को कैसे लेते हैं, मीटर में, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है तो मीटर स्क्वायर कर दो, और मासेस भी 2 हैं तो कर दो केजी स्क्वायर। तो ये बन गए इसके यूनिट्स, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, मैंने यहीं से डिराइव किया इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसके यूनिट्स। कभी आपसे एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स बताओ। ओके, अब देखो क्या है फर्दर, अगर मुझे जी को डिफाइन करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, अगर मासेस को ले लो केजी में और डिस्टेंस को ले लो किस में, मीटर में। ठीक है, सपोज करो आपके पास मासेस हैं, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg, और इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, 1 मीटर है, तो ये जो f है ये किसके इक्वल बन जाएगा, g के। क्यों, क्योंकि मासेस को तो मुझे क्या लेना है, 1 kg, और डिस्टेंस को कितना लेना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये सारी टर्म्स तो आपस में क्या हो जाएंगी, कटी जाएंगी, तो क्या बचा आपके पास, बचेगा f इज इक्वल टू g। So this gravitational constant is equal to gravitational force which exists between the two masses having mass 1 kg, and these two objects are separated by a distance of 1 meter. So this g is equal to, this gravitational constant is generally a force of attraction between the two objects having mass 1 kg and distance between them is 1 meter. In that case g will become equal to what, it will become equal to f। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो कहता है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। आप यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या लगाते हैं, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें तो हर कोई चीज़ तो मूव करते हुए नजर नहीं आती। आपके रूम में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, पर हर ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पर क्या है, फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर फोर्स तो लगा रहे हैं। पर जब तक ऑब्जेक्ट का फोर्स एप्रिशिएबल नहीं होगा, वो इतना नहीं होगा कि मोशन को इंड्यूस कर सके, तब तक ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हो कि एग्जांपल से समझो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने क्या लगाया, इसकी इक्वेशन निकाली, F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2। हम देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है। हम देखना चाहते हैं कि क्या वो फोर्स की वैल्यू इतनी है कि अट्रैक्ट करके या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे को मूव करवा सकें ऑब्जेक्ट्स। ट्राई करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। सपोज करो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, हम जरा छोटे ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं जिनका मास कम है। सपोज करो m1 और m2 दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का मास 1 kg ले लेते हैं, है ना। 1 kg भी कोई कम मास तो नहीं है। और r को हम क्या ले लेते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर कर लेते हैं। अगर इन वैल्यूज को मैं मानकर फोर्स की वैल्यू को निकालना चाहूँ, मैं क्या करूँगी, g की वैल्यू तो मुझे पता है, इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स। और मीटर्स की जगह पे क्या लिख दें, इसकी जगह पे लिख दो 1 kg इंटू 1 kg, और यहाँ पर क्या है, r कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इन सारी वैल्यूज को पुट करूं तो देखो f की वैल्यू बचेगी, सिर्फ जो बनेगी वो बनेगी 6.67, बाकी तो सारी 1 वैल्यूज है ना। 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर कट गया, केजीज भी कट जाएंगे, सिर्फ न्यूटन बचेगा। कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ 6.67 इंटू 10⁻11। सोच सकते हो कितना कम फोर्स है ये। इतना कम फोर्स अगर 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे लगा भी रहे हैं तो दिस फोर्स इज नेग्लिजिबल, दिस फोर्स इज नेग्लिजिबल। बट हाँ, अगर मैसिव बॉडीज के बीच में मास को देखें, मैसिव बॉडीज के बीच में मास को देखेंगे, तब फोर्स नेग्लिजिबल नहीं रहेगा। तो अभी मैंने क्या बोला, कोई भी चीज अगर हाइट से फॉल करती है तो अर्थ इसको अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं F की वैल्यू को निकालूं, अगर एक मास ऑब्जेक्ट का है तो दूसरा मास अभी यहाँ पर किसका है, अर्थ का होगा। और अर्थ का मास तो कितना होता है, इट इज अराउंड हाउ मच, इट इज इन 6 इंटू 10⁻⁻24 kg। इतना बड़ा एक मैसिव बॉडी है। अगर वो किसी छोटे ऑब्जेक्ट पर मास लगाएगी तो उस केस में जो फोर्स है वो कभी भी नेग्लिजिबल नहीं बनेगा। बट हाँ, अगर नॉर्मल मासेस हैं, 1 kg भी बहुत कम है, तुम चाहे 40 kg तक भी पहुंच जाओ, 2 ऑब्जेक्ट से 40 kg का, एक 35 kg का,
तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं निकलेगी कि वो उनको मूव करवा सके अपनी जगह से। तो समझ गए होगे, अगर ऑब्जेक्ट के मासेस कम हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज नेग्लिजिबल। बट अगर एक भी ऑब्जेक्ट का मास बहुत बड़ा हो जाए, जैसे मैंने आपको बोला एक ऑब्जेक्ट अर्थ मान लो, तो इस केस में कभी भी फोर्स नेग्लिजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इस लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो यही है कि इसने हमें बाइंड करके रखा हुआ है ना। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने हमें क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। इट बाइंड्स अस विद अर्थ। ऐसा तो नहीं कि अर्थ रोटेट कर रही है तो हम भी उसके साथ यहाँ वहां गिर रहे, कभी भी नहीं होता ना, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स अस। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकंड वन, मोशन ऑफ अर्थ और प्लैनेट्स अराउंड सन। ठीक है ना, अराउंड, यहाँ पे अर्थ और सन क्या है, आपस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब ये मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन है, अर्थ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सन के अराउंड हमेशा रिवॉल्व करती रहती है, इट इज अगेन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, it is also because of a gravitational force of attraction between moon and earth. Fourth, tides in ocean on earth is due to moon. अब ये जो ओशन में टाइड्स बनती हैं ना, ये क्यों बनती हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून विच विल कॉज द टाइड्स इन द ओशन। आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं क्यों टाइड्स बनती हैं ओशन में, योर आंसर विल बी इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट, अर्थ एंड मून। तो चलो, अगर आपको यहाँ तक सब समझ में आया, नाउ आई विल कम टू माई नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज द फ्री फॉल। फ्री फॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्री फॉल क्या, एक ऑब्जेक्ट को आप हाइट से नीचे फॉल करवा दो तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फ्री फॉल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली एक हाइट से नीचे की तरफ मूव करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी व्हाट, फ्री फॉल। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेट को यहाँ पर हम जो लिखते हैं ना, अगर आप वैसे तो आप एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हो, एक्सेलरेशन को अगर आपने लिखना होता है ए से लिखते हो, पर जब फ्री फॉल होता है ना, फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन है ना वो जी बन जाता है। उसको हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। ये फ्री फॉल में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो उस ऑब्जेक्ट पे जो फ्रीली फॉल कर रहा है उस पे कौन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो यहाँ पर बन जाता है जी, क्या बन जाता है, ए क्या बन जाता है, जी। यहाँ पर जी क्या है, इट इज नाउ एक्सेलरेशन। ये क्यों एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटी। अब इस जी को, स्मॉल जी को अगर हम मैथमेटिकली इवेल्युएट करना चाहें, हम कैसे कर सकते हैं? आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन we know that F is equal to what, F is equal to m into a। वो जो फ्री फॉल हो रहा है तो F किसके इक्वल बन जाएगा, वो बन जाएगा m into g। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है। फ्रीली फॉल किसकी तरफ कर रहा है, टूवर्ड्स द अर्थ। तो इस केस में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखूं, वो क्या बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा g। एक मास ऑब्जेक्ट का है तो दूसरा मास किसका है, अर्थ का है, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अ मास ऑफ अर्थ एंड दिस इज अ रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, ये दोनों इक्वेशंस हैं तो फोर्सेस ही, इनको हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको कोरिलेट करूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा m इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू एम
इंटू ME डिवाइड बाय वॉट। ये सिंपल मास ऑफ अर्थ ही कर दो। चलो यहाँ पे रेडियस ले लेते हैं, आर ही नहीं लिखते हैं अभी, है ना, इसको भी सिंपल ME ले लो, मत करो अभी यहाँ पर ऐसे, ठीक है, आर स्क्वायर। ग्रेविटी के केस में, फ्री फॉल के केस में ये यही है टर्म्स, मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ ही है, ठीक है। लिखोगे नहीं भी लिखोगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने हटा दिया वहां से। अब ये जी किसके इक्वल बना, और यहाँ से अगर मैं देखूं ये एम आपस में कट के, मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट कट के, जी बचा क्या, इट इज कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, आर स्क्वायर। इन वैल्यूज को अगर मैं थोड़ा ठीक से लिखते हैं इसको, आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर इन सब की वैल्यूज को पुट करूं, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स। मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg डिवाइड बाय व्हाट, आर स्क्वायर कितना होता है, इट इज 6.4 इंटू 10⁻6 स्क्वायर। और अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो मेरी वैल्यू बनेगी यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये जी की वैल्यू है, याद रखना, जी इज ऑलवेज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस चीज को भूलना मत, ठीक है। तो चलो, अगर आपको ये सब अच्छे से समझ में आया, आपको जी की वैल्यू पता चली कितनी है और स्मॉल जी होता क्या है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसकी मैथमेटिकल टर्म है, पेपर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं। अगर आपको इतना समझ में आया तो अब ये समझो कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। सबसे पहले ये क्या है, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप लिखोगे इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिख रही हूँ, आपने नहीं लिखना है ऐसे एग्जाम में, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, इट इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट डिफरेंस इसका ये बना। सेकेंड, अगर मैं इनकी वैल्यूज को देखूं, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू तो है, अब तक याद होगी आपको, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स। यस, यही है। और जी की वैल्यू क्या है, अभी हमने इवैल्यूएट किया था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर, जो एक्सेलरेशन के यूनिट्स हैं, ऑब्वियसली ग्रेविटी के भी यूनिट्स वही हैं, सेम एक्सेलरेशन और ग्रेविटी के यूनिट्स, याद रखना। थर्ड, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। और ये क्वांटिटी है वेक्टर। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्थ आ जाओ, जी नेवर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेवर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ बेटा, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, पर स्मॉल जी की वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाओगे, ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। हाँ, अर्थ पे भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, कैसे अभी समझाती हूँ। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। अब अगर हम इसको फर्दर समझें, देखो जो जी की वैल्यू है, मैंने आपको क्या बोला, ये तो प्लेस टू प्लेस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सपोज करो, क्योंकि अर्थ क्या है, वो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ये हमें पता ही है ना, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करें, पोल से कहाँ मूव करो, इक्वेटर की तरफ मूव करो, याद रखना रेडियस हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। रेडियस क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर रेडियस इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटी हमेशा डिक्रीज करेगी। ग्रेविटी हमेशा क्या करेगी, अगर यहीं पे चलो इसको ऐसे लिखना है, तो ग्रेविटी हमेशा डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि मुझे ग्रेविटी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, Gm/r²। यहाँ पर देखो डिस्टेंस कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो हमेशा
आर क्या है ग्रेविटी के टर्म में, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। अगर डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो हमेशा ग्रेविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर रेडियस इंक्रीज करेगी तो ग्रेविटी हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इस चीज को याद रखना। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस से अगर वो हाइट की तरफ मूव कर रहा है तब भी ग्रेविटी हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि विद डिस्टेंस ग्रेविटी हमेशा करती है डिक्रीज। इस चीज को भी अच्छे से याद रखना। चलो, अगर आपको ये सब चीजें भी समझ में आई, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में दैट इज मोशन के चैप्टर में आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखी थी। याद है वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थी? पहली इक्वेशन आपने सीखी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड आपने सीखा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने याद रखा होगा। नहीं है तो जाकर रिकॉल कर लो एक बार फिर से। पर जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, जहां पर ग्रेविटी वर्ड आ जाता है, ठीक है, उस केस में जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को या तो ऊपर की तरफ फेंक रहे हो या ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बेटा ये जो तीनों इक्वेशंस है ना मोशन की, इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। क्या चेंजेस आ जाती हैं? अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं या तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे या ऑब्जेक्ट्स क्या आएंगे, हाइट से नीचे की तरफ आएंगे। बेटा इस केस में आपने ए को रिप्लेस करना है जी से और आपने डिस्टेंस को रिप्लेस करना है हाइट से। डिस्टेंस को किससे रिप्लेस करना है? हाइट से, है ना। आपको ये सारी टर्म्स याद है ना। यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a इज व्हाट? एक्सेलरेशन। t इज व्हाट? टाइम। और s क्या है? यहाँ पर s है डिस्टेंस। तो आपने a को रिप्लेस करना है g से और s को किससे रिप्लेस करना है? हाइट से। अगर ऑब्जेक्ट या तो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं। तो इस केस में देखो इक्वेशंस क्या बन जाती हैं। इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह पे क्या लिखोगे? g। सेकेंड मैंने क्या बोला? s की जगह पे लिखोगे h। क्या बन जाता है? h बन जाता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और अगला क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2gh। याद रखना, ठीक है। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट moves, if object moves upward, ऊपर की तरफ जा रहा है, याद रखना g की वैल्यू हमेशा आपने लेनी है नेगेटिव। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड्स, ऑब्जेक्ट आ रहा है नीचे की तरफ, तो याद रखना g की वैल्यू को हमेशा आपने लेना है पॉजिटिव, क्योंकि वो ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। याद रखना हमेशा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था और वो फिर नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया, जहां पर g क्या हो रहा है? पॉजिटिव। उस केस में बेटा क्या मैंने बोला? इफ ऑब्जेक्ट was at rest initially, अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और फिर वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है, इन दैट केस u की वैल्यू को बेटा हमेशा 0 करना है, इनिशियल वेलोसिटी को क्या करना है? 0। तब आपकी इक्वेशंस क्या रह जाएंगी? तब आपकी इक्वेशन रह जाएंगी v इज इक्वल टू जी टी। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और क्या बनेगा? और बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। ये 3 इक्वेशंस को याद रखना। ये इक्वेशंस इसमें रिड्यूस हो जाएंगी अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली किस पर था? रेस्ट पर था और उसके बाद उसने फॉल करना शुरू किया नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशंस है, इनके बेसिस पे तो न्यूमेरिकल पेपर में जरूर आता है। बस आप ये ध्यान रखना कि v को आप u को आपने 0 कब करना है? u को भी 0 करते हैं, v भी 0 होता है। सपोज करो आपने एक ऑब्जेक्ट को हाइट से ऊपर फेंका, वो किसी आपने उसे जोर से ऊपर की तरफ फेंका, वो एक पर्टिकुलर हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक वो पहुंच गया, उसके बाद वो वापस नीचे फॉल करना शुरू करेगा। बेटा उस केस में भी v की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, उसके बाद तो उसने वापस ऑब्जेक्ट में क्या आना है? नीचे आना है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बाय द अर्थ। वी नो दैट, है ना, अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है। तो जब जितना वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा
उसके बाद वो नीचे आना शुरू करेगा ना, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। उस केस में क्या जीरो हो जाता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, याद रखना, ठीक है। और अगर रेस्ट की पोजीशन से नीचे फॉल करना शुरू कर रहे हैं तब आप क्या करोगे? तब वहां पर आप इनिशियल वेलोसिटी को क्या करोगे? जीरो करोगे, ठीक है ना। सो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो बोलोगे आप, ठीक है। अब देखो क्या है, कब ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो नीचे से आपने उसको फेंका, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। उस केस में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कुछ भी फाइंड करना है, तो आप तब v को जीरो फिल करोगे, याद रखना। अच्छा चलो, अभी एक चीज मैंने आपको और समझाया था, वो ये समझाया था कि जो चलो एक और कॉन्सेप्ट है, पहले हम ले ही लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हम एक्सप्लेन करते हैं मास और वेट को। अब मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझो बेटा। मास क्या होता है? मास इज अ क्वांटिटी ऑफ अ मैटर present in a given quantity of a matter present in an object। एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, ये तो हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा? सारे ऑब्जेक्ट्स मैटर से तो बने हुए हैं, और है ना। तो अगर मैटर है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मैटर, वी नो दैट। और हर ऑब्जेक्ट में मैटर की कितनी क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं, ठीक है। तो मास के अगर हम यूनिट को देखें, मास का यूनिट हमेशा होता है केजी, किलोग्राम्स। आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स को देखते हो मासेस में बताते हो, केजीस में बताते हो ना, वो सब क्या है? मासेस ही होते हैं, ठीक है। केजी में जब भी आप बोलते हो मास है। और जो मास है ना, मास ऑलवेज रिमेन, मास ऑलवेज रिमेन सेम। तुम यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, उस या किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी यूनिवर्स में किसी भी जगह पर भेज दो, या तुम ही कहीं चले जाओ, है ना, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। सो मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन व्हाट? इट ऑलवेज रिमेन सेम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना। अब आ जाओ वेट पे। वेट और मास एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, समझते हैं बेटा। वेट है ना, बेसिकली वेट इज जनरली a force of attraction which is given by the earth on an object। एक अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रही है, that is a weight। तो weight is basically a force which is exerted by the mass on any object। तो weight को हम force बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो weight is what? Weight is generally a force। और weight को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। अगर ये फोर्स है, अगर फोर्स को मैं लिखती हूँ m इंटू ए, तो वेट को हम लिख सकते हैं m इंटू जी, क्योंकि यहाँ पर g एक्सेलरेशन को मैंने g से क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि यहाँ पर तो फोर्स कौन लगा रही है? अर्थ एक्सर्ट कर रही है फोर्स, है ना। तो w इज इक्वल टू m इंटू जी। तो इसका मतलब अगर मैं इसके यूनिट्स देखूं, वेट के यूनिट्स देखूं, तो वो हमेशा फोर्स जैसे होंगे। फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, तो वेट का यूनिट भी क्या बनेगा? न्यूटन बनेगा। एंड थर्ड, वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो वेट क्या है? इट विल चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आप यूनिवर्स में कहीं पर भी मूव कर रहे हो या ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हो, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे? इसको भी एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के मास को कंपेयर करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के वेट को कंपेयर करेंगे। सपोज करो ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे और फिर ऑब्जेक्ट का वेट किस पर? मून पर। अब जरा कंपेयर करते हैं। मासेस तो मैंने बोला, चाहे अर्थ है, मून है, कोई भी प्लेनेट है, मास तो चेंज नहीं करेगा, पर वेट क्या करेगा? वो चेंज करेगा। तो we will do the comparison of a weight of an object on earth as well as on moon। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में पूछ लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ वेट ऑफ
एन ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड अर्थ। चलो इसके कंपैरिजन को करके देखते हैं कैसे। वेट और फोर्स एक ही बात है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमने सीखा था मैं उसकी जगह पर लिख देती हूँ वेट। W यूज कर लेते हैं, सपोज करो पहले मैं ले रही हूँ इसे अर्थ के लिए। तो फॉर्मूला क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, दैट वाज G इंटू स्मॉल m इज अ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या है मास स्मॉल m, दूसरा मास किसका होगा अर्थ का होगा, तो इसको लिख देते हैं me और यहाँ पर क्या कर देते हैं r स्क्वायर। साइमल्टेनियसली यहाँ पे मैं सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखूंगी WM लिखूंगी, ये भी क्या रहेगा G इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कभी चेंज होता नहीं है, और यहाँ पर लिख दूंगी मास ऑफ मून डिवाइड बाय व्हाट RM स्क्वायर। इन दोनों की रेशो को ले लो, यहाँ पर क्या करो अभी इन दोनों की रेशो को ले लो, क्या बनेगा अगर मैं इनकी रेशोस लिखूँ ये बनेगा WE बाय WM इज इक्वल टू व्हाट, ये बनेगा G इंटू M इंटू ME स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर इंटू RM स्क्वायर सॉरी इंटू व्हाट इंटू G इंटू M इंटू MM स्क्वायर RM स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इन दोनों की क्या ले ली यहाँ पर रेशोस ले ली। एक चीज को और याद रखो, मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स the mass of moon and radius of earth is 4 times the radius of moon। अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करूँ, पहले तो हम यहाँ पर जो टर्म्स कॉमन है उनको कैंसिल आउट कर दें, जी कट जाएगा और क्या कटेगा आपके पास, और स्मॉल m भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, जब मैंने इनकी रेशोज को लिया आपके पास बचा WE बाई WM इज इक्वल टू ME, that is mass of earth, mass of moon into radius of moon का स्क्वायर into radius of earth का स्क्वायर। इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें जरा, क्या बनेगा देखो जरा। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूं तो मास ऑफ अर्थ की जगह पे लिख देते हैं 100 mm। ठीक है, ये तो चलो RM स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर कर दो MM और R स्क्वायर की जगह पे भर दो 4 RM स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पर MM टर्म कट जाएगी, RM टर्म्स भी कट जाएंगे, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 100 बाय 16 दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 6, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स कि वेट ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 6। तो हम ये कह सकते हैं कि, और मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, दैट इज वेट ऑफ मून इज 1/6 द वेट ऑन अर्थ। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे जितना है मून पर जाकर वो वेट कितना रह जाएगा 1/6 रह जाएगा, याद रखना। तो व्हाट आई सेड, आई ऑलवेज सेड कि जो वेट है वो कभी भी सेम नहीं रहते। अगर आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में मूव करोगे डिपेंडिंग ऑन इट्स ग्रेविटी, वेट्स तो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को भी। सो होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग द लेक्चर, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।